हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। तो आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 22 है और 21 क्लासेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई क्लास मिस हो गई है तो सिंपली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स, जिसमें आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 408 से। X and Y sharing profits in the ratio 7:3. Admit Judd for 3/7 shares in the new firm, which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. The new ratio of X, Y, Z will be. तो क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तीनों पार्टनर्स का। देखो, ओल्ड पार्टनर्स थे X और Y और उनका रेशियो था 7:3। अब Z को उन्होंने 3/7 शेयर दिया है और जिसमें से 3/7 में से उसने 2/7 X से लिया है और 1/7 Y से लिया है। तो अब हम न्यू शेयर निकालेंगे X का। तो X का ओल्ड शेयर कितना था 7/10। इसमें से माइनस करेंगे जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया Z को 2/7। तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा LCM 70 और 49 माइनस 20, तो 29/70 ये न्यू रेशियो आ जाएगा। Y हो गया, Y का 3/10 माइनस 1/7 उसने सेक्रीफाइस किया है, तो ये हो जाएगा आपका 21 और 10 11/70। और Z का कितना था, Z का था 3/7, तो इसको इसी प्रोपोर्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 30/70। तो तीनों का कितना हो गया X Y Z का, इसका हो गया 29/70 11/70 और ये हो गया 30/70। तो न्यू रेशियो हो गया आपका 29:11:30। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, करंट रेशियो इज 4:5 एंड क्विक रेशियो इज 5:7। इफ द करंट लायबिलिटीज आर ₹3,50,000 द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज। तो क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है, करंट रेशियो बताया है, क्विक रेशियो बताया है और साथ में करंट लायबिलिटीज़ का भी अमाउंट आपको दिया गया है। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले करंट रेशियो, तो करंट जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, और करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रेशियो दिया है 4:5। ठीक है, और लायबिलिटीज़ है हमारे पास 3,50,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 4/7 से, तो यहाँ पे आपके पास करंट एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा। तो करंट एसेट्स आपके पास आ जाएंगे 2,80,000। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अमाउंट हमारा 2,80,000 आ जाएगा। अब निकालते हैं क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, और हमारे दिया हुआ है 5:7। करंट लायबिलिटीज़ हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन के बाद में अमाउंट 2,50,000। करंट एसेट्स पता है हमें और क्विक एसेट्स पता है, तो करंट एसेट्स में जो क्विक एसेट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा इन्वेंट्री का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2,80,000 में से 2,50,000 आप माइनस कर दो तो ₹30,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज। तो जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो किस कैटेगरी में आता है। ऑप्शंस हैं, क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, या चार्ज ऑन रिवेन्यू है, या फिर बिजनेस इनकम है। तो देखो, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स फ्यूचर डिस्काउंट को एस्टिमेट करके बनाया जाता है। जो भी हमारा फ्यूचर में हम डिस्काउंट देंगे डेटर्स को, उसको आज एस्टिमेट करेंगे और उसका प्रोविज़न बना देंगे। इसलिए ये एक बिजनेस एक्सपेंस होता है और इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डिडक्ट किया जाता है। तो ये होता है ऑप्शन बी राइट है, अ चार्ज ऑन रिवेन्यू, रिवेन्यू के अगेंस्ट में ही चार्ज होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो डेप्रिसिएशन किसकी प्रोसेस है। देखो, डेप्रिसिएशन है ना, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस होती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ allocation of cost. Next,
डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। तो अगर कोई नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है और वो कोई डिविडेंड रिसीव करती है तो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पे शो करते हैं, किस एक्टिविटी के अंडर में उसको शो करते हैं। देखो, जो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज होते हैं ना, वो जब भी डिविडेंड रिसीव करती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम होती है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अगर डिविडेंड रिसीव करती है तो वो जैसे कौन सी होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक है, NBFC है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, तो जब भी वो डिविडेंड रिसीव करती है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिविडेंड रिसीव करना उसके लिए एक रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए पूछा था, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं और उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम दिए हैं, आपको मैच करना है उनसे। तो फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS 9 है वो किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका फर्स्ट सही है, ए का फर्स्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट AS 10। तो AS 10 रिलेटेड होता है प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट से, तो इसका ये होगा। AS 16। AS 16 रिलेटेड होता है बोरोइंग कॉस्ट, ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी, बोरोइंग कॉस्ट है। और लास्ट बचा AS 17, तो ये हो जाएगा आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो इसका राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है एक्रूवल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट का? एक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है इसके बेसिस पे इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऑकरेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश रिसीव होता है या नहीं होता, हम उनको जब वो एक्रू होते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो एक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो कैश बेसिस पे नहीं होता है, तो इसका ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। तो जो बैंक अकाउंट होता है ना वो रियल अकाउंट नहीं होता, वो एक पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। लेज़र इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट्स, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि लेज़र है ना वो बहुत सारे अकाउंट्स का कलेक्शन से बनता है। ठीक है, जो भी हमारे जनरल एंट्रीज होती हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हम लेजर्स में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, तो ये रॉन्ग है क्योंकि अकाउंटिंग है वो सिर्फ मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हीं से डील करती है। नेक्स्ट, partnership accounts of X and Y were closed for the current year. Subsequently, it was discovered that interest on drawings was not charged. For rectifying the error, which account will be opened? देखो, अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स में कोई एरर मिलती है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुआ, तो उस केस में जो करेक्शन के लिए इनमें कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? कौन से अकाउंट को हम ओपन करके जो एडजस्टमेंट एंट्री है, रेटिफाइंग एंट्री है, उसको पास करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, जब भी फाइनल अकाउंट्स क्लोज हो चुके हों और बाद में अगर कोई एडजस्टमेंट या एरर मिलती है तब करेक्शन के लिए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट, इन अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ। देखो, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है कि पार्टनर को अगर पार्टनर से लोन लिया जाता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उस केस में इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 6%, 12%, 0.5% पर मंथ? कौन सी रेट से इंटरेस्ट पे करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6% सिंपल इंटरेस्ट। इस रेट से जब भी हम पार्टनर से लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट इस रेट से दिया जाएगा। नेक्स्ट, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स। पासबुक की जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसका क्या मतलब होता है? फेवरेबल बैलेंस क्या मतलब होता है पासबुक में? ऑप्शंस हैं डेबिट बैलेंस इन कैश बुक,
डेबिट बैलेंस इन पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, क्योंकि पासबुक में जो फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स नीड नॉट बी एडिड टू रिवेन्यू टू असर्टेन द डैश ऑफ द बिजनेस। मीन्स जो कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो भी गेन होता है उसको किस टाइप के प्रॉफिट में हम इंक्लूड नहीं करते, बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो, सेल ऑफ कैपिटल एसेट से जो भी हमें प्रॉफिट होता है ना, वो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है उसका पार्ट नहीं माना जाता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैपिटल गेन को ऑपरेटिंग रेवेन्यू में ऐड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, अ कंपनी कैन इशू। तो कंपनी किस किस के टाइप से जो डिबेंचर्स हैं वो इशू कर सकती है। फर्स्ट है जीरो कूपन रेट डिबेंचर। तो जीरो कूपन रेट डिबेंचर वो होता है जिन पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बस इनको डिस्काउंट पे कंपनी इशू करती है, तो इस तरह की डिबेंचर्स को कंपनी इशू कर सकती है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका कुछ जो पार्ट होता है उनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये वाला भी इशू कर सकती है कंपनी। सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स वो होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स वो डिबेंचर्स जो कंपनी की जो असेट्स है उसके अगेंस्ट वो इशूड होते हैं, वो सिक्योरिटी होती है, तो ये वाले भी कंपनी इशू कर सकती है सिक्योर डिबेंचर्स को भी, इसलिए ऑल टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर इशूड बाय कंपनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो जो सीक्रेट रिजर्व है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। देखो, सीक्रेट रिजर्व का क्या मतलब होता है। सीक्रेट रिजर्व का मतलब होता है ऐसा रिजर्व जो या तो रियल प्रॉफिट को कम करके बनाया जाता है या फिर जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा दिखाकर बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है अज्यूमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं उनको जो प्रॉपरली है उसको शो नहीं करना, तो इस तरह से भी जो सीक्रेट रिजर्व है वो क्रिएट कर सकते हैं हम। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ को ओवर वैल्यू करके दिखाना, तो ये इस तरह भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दीज आर रीजन्स। नेक्स्ट, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी। तो मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितना हो सकता है, कितने % हम एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर सकते हैं शेयर्स पे, ये पूछा है क्वेश्चन में। 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 20%, 50% या फुल इश्यू प्राइस का कितना % हम शेयर एप्लीकेशन मनी का रिसीव कर सकते हैं। तो देखो, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो शेयर एप्लीकेशन मनी है ना उसका मैक्सिमम % कंपल्सरी कहीं भी नहीं दिया हुआ कि कितना रिसीव कर सकते हैं, कहीं मेंशन नहीं है। कंपनी चाहे तो पूरा इशू प्राइस को एप्लीकेशन मनी के साथ ले सकती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन जो कंपनीज एक्ट में ना मिनिमम शेयर एप्लीकेशन का प्रोविज़न दिया हुआ है कि मिनिमम कितना शेयर एप्लीकेशन मनी को लेना ही पड़ेगा, कितना % लेना पड़ेगा, और वो है 5%। 5% कम से कम आपको शेयर एप्लीकेशन के साथ में लेना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।